हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है उनके पास में डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, वो बेसिकली इस कॉन्टम्पलेशन में रहते हैं, वो इस बेसिकली इस चिंतन में रहते हैं कि यार अब हम पीएचडी करें या फिर हम लेक्चरशिप के लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जेआरएफ तो क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेआरएफ पीएचडी करूंगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, या फिर मैं कहीं पर जाके पढ़ा लूँ। ठीक है, लेक्चरशिप कर लूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, क्योंकि उसके लिए भी वो बेसिकली एलिजिबल तो हैं ही। ठीक है, सो ये डिलेमा है। मैं कुछ सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगी। ठीक है, कि अगर आप लोगों का बेसिकली जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, सो आप लोग ऑलरेडी एलएस लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं, एज वेल एज पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं ही। पीएचडी के लिए एलिजिबल होने का मतलब क्या है कि पीएचडी अगर आप करेंगे सो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलोशिप अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, फेलोशिप अमाउंट। ठीक है, राइट, वो चीज़ तो मिलेगी मिलेगी। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि यार लेक्चरशिप के लिए जाएं या फिर पीएचडी के लिए जाएं। सो अपने कुछ सजेशन देना चाहूंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों का जेआरएफ क्लियर हो जाता है और अगर आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं यार मेरे को पीएचडी नहीं करनी है अभी, मैं जाके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा जो अर्निंग है वो बना रहे। ठीक है, सो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे बेसिकली यूनिवर्सिटी आप लोगों को रिक्रूट करती है। ठीक है, सो पैरामीटर्स क्या है कि कोई भी अगर आप हाई लेवल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है, कोई भी अगर एक हाई एंड वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे, उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बेसिकली लोगों को रिक्रूट करने के लिए, वो होती है पीएचडी वाले कैंडिडेट। ठीक है, ऑफ कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो आप लोगों को क्या चाहिए होती है कि नेट पास होना चाहिए। नेट तो आपको ऑलरेडी पास हो ही गया, अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो, राइट। सो लेकिन जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करती हैं जिनका पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या फिर वो पीएचडी कर रहे हैं लास्ट अपने ईयर्स में। ठीक है, राइट। सो वो चीज़ें, तो अगर आप पीएचडी आपकी है ही नहीं, उसके बाद अगर आप एलएस के लिए जाएं, लेक्चरशिप के लिए जाएं, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, फिर भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आपको ले लेंगे लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, सो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो रहती है अराउंड 25,000 टू 30,000। ठीक है, दिस में वेरी। ठीक है, कोई लोग तो 20,000 रुपए भी दे देते हैं लोग बेसिकली। ठीक है, अगर नेट पास कैंडिडेट है तो उसको 25,000 के ऊपर प्रेफर कर लेते हैं, या फिर अगर आपने थोड़ा अच्छा सा इंटरव्यू दे दिया है, आप लोगों ने अच्छा है, आप लोगों की नॉलेज अच्छी है, ठीक है, तो 30 तक भी चला जाएगा, 35 तक भी चला जाएगा। कोई कोई जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है 1-2 साल का पढ़ाने का, तो ही वो आपको 40K के आसपास ऑफर करती हैं। ठीक है, सो ये आपका जो अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है किसके अंदर, लेक्चरशिप में, अगर आप लेक्चरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग खुद से ये क्वेश्चन पूछें, क्या आपको ये अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है जो आप पीएचडी कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्लियर करा है तो आप लोग ऑलरेडी फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये फेलोशिप आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो 28K के आसपास होती है, और इसमें जो आपका एचआरए है वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, जो आपका जो एचआर है वो एक्सक्लूडेड होता है। एचआरए वेरी करता है आप लोगों का, वो सिटीज़ पे वेरी करता है किस तरह की सिटी पे आप रह रहे हैं। जितनी बढ़िया सिटी होगी, जो टियर 1 सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी दिल्ली, गुड़गांव हो गए, सारी चीज़ हो गई, ठीक है, वहाँ पे आपको एचआरए रहने का पैसा थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे डेफिनेटली हाई है, राइट। सो इतना अमाउंट तो गवर्नमेंट आपको दे भी रही है, और साथ के साथ आपकी पीएचडी भी हो रही है, साथ के साथ आपकी पीएचडी भी हो रही है। तो अगर आप लोगों का जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है और आप लोग अपना एक फ्यूचर देखते हैं इसी एकेडमिक्स के लाइन में, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अपने आप को एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी ना किसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, तो मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप लोग बेसिकली जॉब के पीछे ना भागें। ठीक है, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए ज्वाइन ना करें। ठीक है, अगर कोई आपकी पर्सनल मजबूरी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप लोग बेसिकली आपकी एक सर्टेन एज होगी, ठीक है, उस एज में एक रिसर्च करने का मजा अपना अलग ही रहता है। तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, सो गो फॉर पीएचडी। ठीक है,
पीएचडी करेंगे आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप अमाउंट तो मिलता ही रहेगा। एंड जैसे जैसे आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आपकी ऑलरेडी आपकी वैल्यू में एडिशन हो चुका है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, उसके बाद में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा ही नहीं, ठीक है। और जितना अच्छा आपका रिसर्च का एक्सपोजर होगा, जितना अच्छी आपकी थीसिस होगी, जितनी अच्छी बेसिकली आपकी रिसर्च की लाइन है और आपने अपनी नॉलेज में जो इन्हांसमेंट किया है, ठीक है, उतने ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ और उतने ही बढ़िया पैकेज पे आप लोगों को हायर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में जिसमें अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है, देन आपकी स्टार्टिंग सैलरी वेरी करती है 65,000 से लेके 80,000 तक, इट में वेरी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग, सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी ये स्टार्टिंग सैलरी रहती है, ठीक है। इन दैट केस इफ़ यू हैव पीएचडी एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टीच इन अ टॉप यूनिवर्सिटी इन अ कॉलेज, ठीक है। सो ये मेरे पर्सनल सजेशन थे, राइट। मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं टाइम एंड अगेन, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।